1 अक्टूबर 2017 अमेरिका के लास वेगास में एक खुली जगह पर होने वाले कॉन्सर्ट में 22,000 से ज्यादा लोग शामिल हो रहे थे। तभी रात 10:05 पर म्यूजिक की जगह गनफायर की आवाज गूंजने लगी। अगले 11 मिनटों में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सुटर पास वाले मेडलेबे होटल की 32वीं मंजिल पर कारतूसों से भरी कई बंदूकों से राउंड फायर कर रहा था, जो अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक सामूहिक हत्याकांड है। लेकिन यह सब हुआ कैसे? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। सुटर का नाम है स्टीफन पैडॉक, जो लास वेगास के पास वाले शहर मेस्किट में रहता है। स्टीफन के पिता FBI के टॉप 10 क्रिमिनल की लिस्ट में शामिल थे। पैडॉक को जुए खेलने और कसिनो गैम्बलिंग की आदत थी, इसके लिए वह लास वेगास आ गया। शुरू से ही लाखों डॉलर छापे और लग्जरी लाइफ जीने लगा। कसिनो होटल में उन्हें अक्सर फ्री रूम और लग्जरी सर्विस दी जाती थी। कसिनो होटल ने उन्हें $1 लाख की क्रेडिट लाइन भी दी थी, ताकि वह अपने कैसीनो में खेल सकें। पैडॉक का एक और शौक था, और वो था गन कलेक्शन का, लेकिन वह कभी भी इन्हें सार्वजनिक स्थानों पर या खेल कूद के लिए उपयोग नहीं करता था। वो बस एक शौक था। अक्टूबर 2016 तक उनके गन कलेक्शन में कुल 29 बंदूकें और राइफल्स थीं, जिनमें अधिकतर हैंडगन और शॉटगन थीं। शायद यही शौक और गैम्बलिंग उन्हें सबसे बड़ा हत्यारा बना देती है। वह ज्यादातर समय अपने मेस्क्वाइट वाले घर और डाउनटाउन लास वेगास के ऑगडेन होटल के बीच आते जाते रहा। सितंबर में एक दिन कुछ राइफल्स लेकर एरिजोना के लिए रवाना हो गया। वह एक आर्म शॉप से आर्मर पियर्सिंग कारतूस लेता है और डेजर्ट में जाकर टेस्ट करता है। 25 सितंबर को वह वेगास के मेंडलेबे होटल में चेक इन हुआ। होटल में उन्होंने 32वें फ्लोर के विस्ता सूट में अपार्टमेंट लिया। इसमें 2 जॉइनिंग रूम थे, रूम नंबर 134 और 135। अगले कुछ दिन मेंडलेबे होटल के कैसीनो में लक आजमाया। इसी बीच वह अपनी कार से कई बड़े सूटकेस होटल रूम में लाया। शनिवार 30 सितंबर को वह वापस अपने घर चला आया। उसी सप्ताह लास वेगास में रूट 91 हार्वेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था। 3 दिन का म्यूजिक इवेंट जो लास वेगास के मेंडलेबे होटल के ठीक सामने वाले ग्राउंड में हुआ। उस होटल के 32वें फ्लोर के स्वीट से पूरा मैदान दिख रहा था। यह म्यूजिक फेस्टिवल 1 अक्टूबर की रात को समाप्त होने वाला था, जिसमें सिंगर जेसन एल्डी की क्लोजिंग सेरेमनी होने वाली थी। इस कॉन्सर्ट को देखने हजारों स्थानीय लोग और पर्यटक आए हुए थे। कॉन्सर्ट वाले दिन दोपहर 2 बजे पैडॉक अपने घर मेस्क्विट से मेंडलेबे वापस आया। वह कुछ घंटे तक कैसीनो में जुआ खेला, फिर अपने स्वीट रूम में शाम तक सो गया। करीब 7 बजे अपनी कार से कुछ और सूटकेस लाया। इसके बाद पैडॉक अपने कमरे से कभी बाहर नहीं निकला। वह बस अंदर ही इस घटना की प्लानिंग करता रहा। करीब 9:18 पर मेंडलेबे होटल के सिक्योरिटी ऑफिसर जीसस कैंपोस हमेशा की तरह तलाशी कर रहे थे। तभी उन्हें होटल मैनेजमेंट सिस्टम से मैसेज आया। ये सॉफ्टवेयर होटल के लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे लिफ्ट, लाइट्स, मोशन सेंसर और गेस्ट रूम की निगरानी करता है। कैंपोस 5 रूम की जांच कर अंतिम रूम 32वें फ्लोर के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ होटल के सामने सिंगर जेसन एल्डी का कॉन्सर्ट शुरू होने वाला है। हजारों लोग उसे देखने के लिए आए हुए हैं। 9:46 तक कैंपोस के पास चेक करने के लिए सिर्फ एक कमरा बचा है, और वो है 32वीं मंजिल पर पैडॉक का कमरा। सिक्योरिटी ऑफिसर कैंपोस 30वें फ्लोर से सीढ़ियों द्वारा ऊपर चढ़ता है, लेकिन जब वो हॉल के दरवाजे को नॉक करता है तो वो खुलता नहीं। कैंपोस को लगता है कि दरवाजा खराब हो गया है, इसलिए वापस वो सीढ़ियां उतरकर पास के फोन से कॉल कर गेट न खुलने की समस्या की रिपोर्ट देता है। अब टाइम 10:04 है। दीवार के दूसरी तरफ स्टीफन पैडॉक विंडो के पास तेज गति से चलने वाली ऑटोमेटिक गन फायर करने के लिए तैयार खड़ा है। कैंपोस ने 10:05 पर भीड़ पर 2 गोलियां चलाईं। फिर उसने पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड में स्विच किया और फायरिंग शुरू कर दी। कैंपोस तुरंत इमरजेंसी के लिए कॉल करने नीचे जाने लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि एक टेबल पर गलियारे के ऑपोजिट साइड में 2 छिपे हुए कैमरे लगे हैं। ये कैमरे
पैडॉक के सूटकेस के अंदर रखे लैपटॉप से एक तार से जुड़े हुए थे, जिन्हें पैडॉक लाइव देख रहा था। सिक्योरिटी ऑफिसर जब वापस गेट के पास आता है तो पैडॉक कमरे के उसी दरवाजे से गलियारे में अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। वह छिपने के लिए झुका, लेकिन उसके पैर में गोली लग गई और उसने मदद के लिए होटल डिस्पैच को रेडियो पर संपर्क किया। इसी बीच पैडॉक खिड़की पर लौट आया और भीड़ पर फिर से गोलियां चलाने लगा। नीचे कार्यक्रम स्थल के पास तैनात सुरक्षा गार्डों और पुलिस अधिकारियों ने गोलियों की पहली आवाज को आतिशबाजी समझ लिया था, लेकिन जब उन्होंने फिर से वही आवाजें सुनी और आसमान में कोई रंगीन रोशनी नहीं दिखी तो उन्हें समझ आता है कि क्या हो रहा है। म्यूजिक भी बंद हो जाता है और लोग हर दिशा में भागने लगते हैं। जैसे ही भीड़ भागने की कोशिश करती है, पैडॉक उन पर लगातार कई मिनटों तक गोलियां चलाता रहता है। इसी बीच स्टीफन शुक नाम का एक इंजीनियर दरवाजे को ठीक करने के लिए 32वीं मंजिल पर पहुंचता है। जैसे ही वह कैमरे के सामने से गुजरता है, पैडॉक उसे आते हुए देख लेता है। जब शुक कैंपोस को खून बहते हुए देखता है तो दरवाजे के पीछे छिप जाता है। पैडॉक फिर से उस दरवाजे से गोलियां चलाता है। गोलीबारी बंद होते ही वह होटल डिस्पैच को पुलिस अधिकारियों को तुरंत भेजने के लिए कहता है। दूसरी तरफ पैडॉक फिर से भीड़ पर गोली चलाना शुरू कर देता है और कुछ ही क्षणों बाद 2 और सिक्योरिटी ऑफिसर 32वीं मंजिल पर पहुंच जाते हैं। इस बार उनके पास गन हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। रूम के अंदर से पैडॉक ने देखा कि बाहर गलियारों में कई सुरक्षा अधिकारी और कुछ पुलिसकर्मी आ गए हैं। रात 10:15 पर उसने भीड़ पर अपनी आखिरी गोली चलाई। 10:16 पर रिवॉल्वर से अपने सर में गोली मारकर सुसाइड कर लिया। इसके बाद गोलीबारी रुक गई। इस समय तक पुलिस ने पैडॉक के कमरे में घुसने के लिए स्वाट टीम को कॉल किया। उनके आने का इंतजार करते हुए कई पुलिस अधिकारियों ने आसपास के कमरों से मेहमानों को बाहर निकाला। 10:41 पर 2 स्वाट टीमें आखिरकार 32वीं मंजिल पर पहुंची। जैसे ही दोनों टीमें गलियारे के अंत तक पहुंचती हैं, उन्हें पैडॉक द्वारा लगाए गए कैमरों वाली टेबल दिखाई देती है। स्वेट टीम को संभावना है कि उसने कोई विस्फोटक लगाया हो। टीमें सावधानीपूर्वक कैमरों को दूसरी ओर घुमा देती हैं और मुख्य दरवाजे को छोटे विस्फोटक से उड़ा देती हैं। जैसे ही गेट खुलता है, वे रूम में इंटर कर जाते हैं। टीमें 2 भागों में बंट जाती हैं। एक टीम मास्टर बेडरूम को खाली करते हुए बाईं ओर बढ़ती है तो दूसरी टीम दाईं ओर मैन एरिया की तरफ बढ़ती है। कुछ ही कदम अंदर जाते ही उन्हें पैडॉक फर्श पर पीठ के बल लेटा हुआ मिलता है। उसके सिर के पास एक रिवॉल्वर पड़ी होती है। एक टीम बगल वाले रूम की छानबीन करती हैं। अंदर उन्हें बाहर वाले कैमरों से जुड़ा एक लैपटॉप, बिस्तरों पर राइफलें और खिड़की में एक बड़ा छेद मिलता है, लेकिन कोई विस्फोटक नहीं है। कमरा खाली है, सब खत्म। उस रात 1 अक्टूबर 2017 को स्टीफन पैडॉक ने 58 निर्दोष लोगों की जान ली थी। कॉन्सर्ट में 31 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पास के हॉस्पिटलों में 27 लोगों की मौत हुई। अगले कुछ दिनों में 2 और लोगों की इंजरी के कारण मौत हो गई, जिससे कुल मृतकों की संख्या 60 हो गई। यह अमेरिकी हिस्ट्री में एक व्यक्ति द्वारा की गई सबसे घातक सामूहिक गोलीबारी थी। इसके अलावा 689 अन्य लोग शारीरिक रूप से घायल हुए। पैडॉक स्टीफन ने उस रात 1000 से ज्यादा राउंड फायर किए। गोलीबारी के बाद FBI की बिहेवियर विश्लेषण यूनिट ने पैडॉक की फाइनेंशियल कंडीशन, उसके रिलेशन, उसके अतीत और उसके डिजिटल इतिहास की महीनों तक जांच की, लेकिन उन्हें जो मिला उससे और भी सवाल खड़े हो गए। पैडॉक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, हिंसा का कोई इतिहास नहीं था और न ही वह किसी राजनीतिक या धार्मिक विचारधारा से जुड़ा था। वह ऑनलाइन एक्टिव भी नहीं था। उसने कोई घोषणा पत्र, नोट, वीडियो या यहाँ तक कि अपने कार्यों के बारे में कोई सबूत या मैसेज भी नहीं छोड़ा। उसने किसी को नहीं बताया, न अपने परिवार को, न अपनी गर्लफ्रेंड को। आर्थिक रूप से वह स्थिर था। FBI की रिपोर्ट के अनुसार पैडॉक ने लास वेगास को इसलिए चुना क्योंकि मेंडले बे होटल खुले मैदान में प्रदर्शन के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करता था। वहां हमला करने का निर्णय पूरी तरह से रणनीतिक था। अंत में FBI ने निष्कर्ष निकाला कि पैडॉक के हमले के पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं था। फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि वह गुस्से में था।
कुछ लोगों का मानना है कि वह बड़ी प्रसिद्धि हासिल करना चाहता था, लेकिन इनमें से किसी भी स्पष्टीकरण को निश्चित रूप से साबित नहीं किया जा सकता। हम इतना जानते हैं कि पैडॉक ने अकेले ही यह काम किया। उसने हमले की योजना कम से कम 1 साल पहले बनाई थी और इसे अंजाम देने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया। हथियार खरीदे, पुलिस की रणनीति को समझा और यह पता लगाया कि हमलावर तक पहुंचने में स्वाट टीमों को कितना समय लगेगा। हम यह भी जानते हैं कि उसने कभी भी कमरे से जिंदा बाहर निकलने की योजना भी नहीं बनाई थी। जांचकर्ताओं ने पाया कि उसने कई सुनियोजित कदम उठाए ताकि वह अपनी इच्छानुसार समय और तरीके से सुसाइड कर सके। उसने ठीक उसी तरह अपनी जान गंवाई जैसी उसने योजना बनाई थी। ऐसी त्रासदियों में हर कोई एक ही सवाल का जवाब जानना चाहता है, आखिर ऐसा किया क्यों? और शायद यही इस कहानी का सबसे परेशान करने वाला प्रश्न है। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि पैडॉक ने ऐसा क्यों किया या कोई भी ऐसा काम क्यों करेगा। आप कभी नहीं जान सकते कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।